वन पे क्या कराया था, क्या कराया था? लेटिस एनर्जी, एक बार दिखाओगे? अच्छा ठीक है, आइए। हाँ फिर से, सॉरी, ठीक है, चलो इधर एक बार देखो जरा गौर से। डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब सुनना जरा गौर से, तरीके से सुनना। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आता है, और ये आयनिक कैरेक्टर के बारे में कौन बताता है? तो ये फजांस बताता है। अब फजांस कैसे बताता है, इस बात को समझिएगा। दरअसल मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात करता हूं, मान लीजिए अगर ये केटायन है, अगर ये केटायन है, ठीक है, ये मान लीजिए Na+ ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, Cl- ले लिया। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां पे होगी? एकदम एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी और यहां इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो कहां, एकदम एक्सट्रीम पे है। अब मान लीजिए अगर ये केटायन, अगर ये केटायन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचना चालू कर दे, मतलब इसकी पावर इतनी ज्यादा हो जाए कि ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां लाने में सक्षम हो जाए, बीच में लाने में सक्षम हो जाए, तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेट सपोज अट्रैक्ट करेगा, कहां अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसी अवस्था और परिस्थिति के बीच में क्या होगा कि केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं आएगी। केटायन और एनायन के न्यूक्लियस के बीच में खिसक के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी चालू हो जाएगी। अब एक बात बताओ, पहले कहां था? एक्सट्रीम पे था, अब खिसक के कहां आने लगा? बीच में आने लगा। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा शेयरिंग लाइक फिनोमेना यहां पे हो रही है? और अगर शेयरिंग लाइक फिनोमेना हो रही है, इसका मतलब शेयरिंग लाइक फिनोमेना कहां होती हुई नजर आती है, ये बताओ कहां पे होती हुई? कोवेलेंट में या आयनिक में? आयनिक में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें कोवेलेंट के अंदर क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, और इसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा, बोलो जल्दी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। और इसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना जहां पे ऑब्जर्व होगा, बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा या आयनिक कैरेक्टर आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। बस इसी बात की स्टडी किसने की थी? कोवेलेंट कैरेक्टर की स्टडी किसने की थी? फजांस ने। इसने क्या बोला? इसने क्या बोला? सिंपल सी बात है, जनता गया, जनता के बीच में कौन गया? नेता गया। अब नेता क्या होना चाहिए? 10-12 को नेता होना चाहिए, या एक नेता होना चाहिए, दमदार होना चाहिए? एक नेता चाहिए, दमदार नेता चाहिए। अगर हम बात करें, स्पीच बढ़िया दे और पूरे वोट को अपनी तरफ पोलराइज कर ले। अब यहां पे जरा गौर से समझना, ये जैसे कि कौन है? केटायन है, और ये कौन है? बोलो जल्दी, एनायन है। अब केटायन जितना छोटा होगा, सुनना, देखो यूपी की भी एक पॉपुलेशन है, बिहार की भी एक पॉपुलेशन है। बिहार का एरिया क्या है? कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। और यूपी का अगर हम बात करें तो एरिया बड़ा है और पॉपुलेशन क्या है? कम है, सॉरी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेंसिटी फिर भी क्या रह जाती है? कम। अगर मान लो केटायन के ऊपर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में पकड़ के ज्यादा खींचेगा या नहीं खींचेगा? अरे खींचेगा या नहीं खींचेगा? जितना ज्यादा पकड़ के खींचेगा, जितना ज्यादा पकड़ के खींचेगा, उतना ज्यादा शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगी। और जितना ज्यादा शेयरिंग लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगी, उतना ज्यादा क्या आएगा? बोलो जल्दी, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। यानी कि ये सब किस पे डिपेंड करता है? नेता पे। और नेता कौन है? अपना केटायन। कौन है? बोलो जल्दी, केटायन। ये केटायन कौन है? अपना नेता है। अब केटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज्यादा खींच पाए, यानी कि एक केटायन जिसकी पावर बहुत हाई हो और एक केटायन जिसकी पावर बहुत लो हो, इसके बेसिस पे शब्द बने। क्या? पोलराइजिंग पावर। उस पोलराइजिंग पावर को डिनोट किससे किया जाता है? फाई से। अगर मान लीजिए कि अगर इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर क्या है? बोलो जल्दी, पावर। कौन सी पावर? पोलराइजिंग पावर। कौन सी पावर? बोलो जल्दी, पोलराइजिंग पावर। अगर मान लीजिए पोलराइजिंग पावर किसी केटायन की ज्यादा हो सकती है, और दूसरी कैटेगरी क्या बन सकती है कि पोलराइजिंग पावर किसी केटायन की क्या दिखे अपने को? कम दिखे। पोलराइजिंग पावर क्या दिखे? कम दिखे। दो कंडीशन बनेगी, अगर या तो ज्यादा हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अगर ज्यादा हुई तो नाम हमने क्या दे दिया? बोलो जल्दी, हाई फाई। नाम क्या दे दिया? बोलो जल्दी, हाई फाई। इसको फाई पढ़ते हैं। और अगर मान लो कम हुआ तो नाम क्या दे दोगे? बोलो जल्दी, लो फाई। एक बात बताओ, हाई फाई वाले में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा या लो फाई वाले में ज्यादा आएगा?
हाई फाई वाले में क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या देखने को मिलेगा? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ रहे हो मेरी बात को? और लो फाई वाले में क्या देखने को मिलेगा? मोर आयोनिक कैरेक्टर। क्या देखने को मिलेगा? मोर आयोनिक कैरेक्टर। यहां पे क्या देखने को मिलेगा? मोर आयोनिक कैरेक्टर। अब ये तो रही कैटायन की बात। अब पोलराइज होने की एबिलिटी, दूसरा शब्द क्या होता है? पोलराइज होने की एबिलिटी। वो किसके लिए? नेता के लिए या जनता के लिए? अरे कितनी जल्दी नेता की बात में गुमराह होकर तुम उसकी बात में आ जा रहे हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये तो तुम्हारी एबिलिटी हुई ना। वो तो उसकी पावर है कि वो तुमको अपनी तरफ खींच पा रहा है, अपनी तरफ वोट को पोलराइज कर पा रहा है। तुम उसकी बात में, उसके झांसे में कितनी जल्दी आ रहे हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है। तो पोलराइजेबिलिटी जैसा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एनआई। अगर मान लो जनता खूब मूर्ख हो और नंबर में खूब ज्यादा हो, तो क्या नेता भर भर के बोरा, भर भर के वोट ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? वहां से ले जाएगा या नहीं ले जाएगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो सिंपल सी अगर हम तुमसे बात करें कि फजांस ने 3 बातें कही थी, बस 3 ही बात उसने कही। बोला किसी भी आयनिक कंपाउंड, दुनिया का कोई आयनिक कंपाउंड हो, वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, सॉरी 100% आयनिक नहीं होता। और दुनिया का कोई कोवेलेंट हो, वो 100% कोवेलेंट नहीं होता। कोवेलेंट के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब बात आती है कोवेलेंट के अंदर आयनिक कैरेक्टर कब आपने निकाला था? डाइपोल मूवमेंट। अब आयनिक के अंदर क्या निकाल रहे हो? कोवेलेंट। ये कौन बताता है आपको? फजांस। फजांस ने 3 बातें कही। बोला क्यू प्लस हाई होना चाहिए, आर प्लस स्मॉल होना चाहिए, क्यू माइनस आर माइनस हाई होना चाहिए। खत्म। अब ये क्या है समझ लो यहां पे जरा गौर से। ये 3 शब्द, बस यही 3 बातें उसने बोली थी। फजांस ने केवल 3 बात बोली थी कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका क्यू प्लस हाई होना चाहिए। क्यू का मतलब क्या होता है बताना जरा? चार्ज। प्लस बोले तो कैटायन। तो चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी? चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई। नेता अगर हम बात करें, नेता क्या होना चाहिए? दमदार होना चाहिए। उसका साइज मैटर नहीं करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? दमदार होना चाहिए। समझ रहे हो? कितना देर भाषण दे रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भाषण कितना इफेक्टिव दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। भाषण दे दे के तो लोग काका बन जाते हैं। हाँ तुम ज्यादा मुआयना कर लो। इधर देखो यहाँ पे क्या नीतीश चाचा? नहीं, नीतीश चाचा से ऊपर उठो भाई, बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। समझ रहे हो? या प्रधानमंत्री बन जाते हैं लोग। बट ओवरऑल नो डाउट एक बात जरूर है कि बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, चलो ठीक है बहुत सारी नेगेटिव बातें भी हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उससे बेहतर प्रधानमंत्री, उससे दमदार प्रधानमंत्री भी नहीं मिल सकता है भारत को। मतलब 2 ही मिले हैं आज तक, इंदिरा गांधी मिली और नहीं तो मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये ऐसा आदमी, ऐसा पागल आदमी पैदा हुआ जो कि लिटरली बड़े बड़े डिसीजंस ले सकता है। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। मतलब उन्हीं के पार्टी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का भी आया था, सुनो जाके। अरे तब जिस काल में थे ही नहीं, उनकी क्या तारीफ करें भाई। इंदिरा गांधी का 2-4 को काम सुना है और नरेंद्र मोदी को देखा है। मनमोहन सिंह गुड नहीं, ग्रेट नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आप ये बोलो ही वॉज अ गुड प्राइम मिनिस्टर बट ही वॉज नॉट इफेक्टिंग, मतलब जो ना इम्पैक्ट डाल सके। इम्पैक्ट डालने वाला लीडर एक ही हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी की तैसी करके रखने वाला आदमी। समझ रहे हो? वो आदमी है। मतलब बहुत सारे कॉर्नर्स को उठा के इतना बड़ा बड़ा, मतलब कहा जाए ना, इतना से बड़े बड़े काम करने वाला आदमी, इतने बड़े बड़े डिसीजन यार कोई नहीं ले सकता। तुम लेके अटके रहो जीडीपी। अभी एक पूछ लेंगे ना कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, टाइम टाइम फेस। समझ रहे हो? तो भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। हाँ तो, हाँ तो कांग्रेस से चुन के आए हैं ना। फंड कौन अलॉट करता है? अरे प्राइम मिनिस्टर कौन होता है भाई? मंत्रालय अगर नहीं देता तो कर पाते आप? हाँ क्या चीज? निर्मला सीतारमन। हाँ क्या कहना चाहते हो? वो अपने फील्ड में कर सकती थी, क्या कर सकती थी? क्या काम कर सकती थी? नहीं बताना जरा, कौन सी मिनिस्ट्री है उसके पास? थोड़ा बहुत पता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस का एफ जानते हो? बताओ विकल्प बताओ, किसको लाके वहां बिठाया जाए? तुमको? वहां डिंपल भाभी की तरह जाके मुस्कुराओगे? नहीं, उसके हम फैन है नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं। डिंपल भाभी के फैन नहीं है, समाजवादी पार्टी के फैन है, ठीक है।
अखिलेश यादव के, मतलब हम तो ओपन नोट पे, बीएन सर हैं बीजेपी वाले, भयानक वाले हैं वो। हम दोनों की हमेशा लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो हमेशा बीजेपी वाला कंस्ट्रक्ट लेके चलते हैं। मैं ऐसा नहीं हेट करता हूँ, सबकी अपनी अच्छी काम है, सबके अपने बुरे काम भी हैं। बुरे काम क्या, किसी की पॉलिसी अच्छी है, किसी की पॉलिसी कुछ बेकार हो गई, कुछ फैल गई, बट ओवरऑल कि आप ये कहिए, हाँ मैं भी ये नहीं कहूंगा, उनसे तो मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है। तरुण सर आके बीच में शांत कहा, तुम लोग क्यों फिर से चालू हो जाते हो, वो एगो पार्टी पकड़ लेंगे, मैं एगो पार्टी पकड़ लूंगा। बीएन सर बीजेपी के बहुत बड़े फैन है भाई, गजब भी फैन है, करना बुराई पता चल जाएगी। नहीं देखो हम किसी के फैन नहीं है, देखो क्लियर बात है, हम न्यूट्रल ग्राउंड पे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी बातें कहेंगे, और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसकी बुरी बातें कहो, ठीक है, न्यूट्रल ग्राउंड पे रहो जो भी है। हा? दोनों ने अच्छा किया है अपने समय के अनुसार। कांग्रेस ने करप्शन अगर भारत को बहुत दिया, तो एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी ने बहुत सारी चीजें, कम्युनल वॉर बहुत दी है कंट्री को। बीजेपी का अगर एक फेलियर ये है कि कम्युनल वॉर दिया है, तो कांग्रेस का महा घटिया काम यह है कि उसने करप्शन भारत को दिया है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता दिए हैं उठा के, जिन्होंने अच्छा किया, लेकिन जिनके अंदर लोग काम करने वाले लोग जो थे वो महा करप्ट, एक से एक करप्ट लोग। क्योंकि आज बिहार के गलियों में आप चल नहीं सकते हैं, रात को 12-1 बजे अकेले चल जाइए, आज भी ये स्थिति परिस्थिति है। हा? नहीं ठीक हुआ है भाई। आप कह रहे हो, आप पटना में हो तब आप कह रहे हो, आप चले जाओ मुंगेर चले जाओ, आप चले जाओ भागलपुर चले जाओ छपरा चले जाओ आरा चले जाओ बेतिया। अभी ये कुछ कुछ एरिया है, जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा। पूर्णिया के अंदर अभी कल परसों की हालात ये बताते हैं, कल परसों अभी एक भयानक वो हुआ है वहां पे, मतलब मृत्यु हुई है किसी की, मतलब कोई गैंग वॉर हो गया। क्या किस बात का, मतलब कौन से बात का आपका बिहार है? गोपालगंज में चोरी के इतने सारे मामले हैं, जाइए आप, जाके थोड़ा सा स्टडी, ग्राउंड स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। आइए एनीवे, चुप 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 चुप, अरे यार मत करो यार तुम, हम 2-4 दिन इस पे भाषण दे सकते हैं। सुनो इधर सुनो, हमको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप भी रखिए, लेकिन इंटरेस्ट ये नहीं कि केवल एक, मतलब पता है क्या, परसेप्शन बना के कि इसको गलत ही कहना है और इसको सही ही कहना है। नहीं भैया, तुमको नहीं पता है, आएंगे ना तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, सब सब खराब करेंगे। किसी को देखो, कमाना अपने पैसे का है, खाना अपने पैसे का है, टैक्स अपने पैसा से देना है, कमाओगे कमा के फिर अपना ही जेब से पैसा उठा के उनको दोगे, और सब बढ़ाएगा, सब तुम्हारी मार के जाएगा बारी बारी से। ये बात लिख के रख लो, कौनो सरकार ऐसा नहीं है जो तुम्हारा है, ठीक है। तो एक चीज मैं तुमको बता, जन सूराज अपना है यार, जीत जाए यार बस इस बार। हाँ, पूरा नहीं लड़ रहा है, लड़ रहा है, अरे बहुत बढ़िया यार। एक बड़ा अच्छा उसने वो दिया है बिहार के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात को, एक ऑप्शन उसका अच्छा है। दूसरी चीज है, कम्युनल नहीं है वो आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, समझ रहे हो। सबसे बढ़िया उसका डिसीजन पता है क्या लगा? वो आपका फेवरेट मॉलिक्यूल बैन हटा देगा बिहार से, इंपॉर्टेंट वो है। हम इसीलिए चाहते हैं बस वो जीत जाए। इधर आओ, इधर सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इधर सुनो। वरना भाई पटना में ना कुछ नहीं है यार, बोरिंग के अलावा कुछ नहीं है। बोरिंग रोड इसका नाम सोच के पड़ा है, समझ रहे हो इसका नाम। हाँ तब का, पहले बोरिंग नहीं था तो, अच्छा तब का, तब क्या नाम था? कनाल रोड। चलो कोई बात नहीं। फजांस रूल क्या कहता है? चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई, रेडियस ऑन कैटायन शुड बी स्मॉल, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई। बस 3 बात अगर जिसको पता है, सिंपल सी बात है कि अगर इसकी साइज छोटी रहेगी और चार्ज ज्यादा रहेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा बीच में खींच के लेके आएगा, उतना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना ऑब्जर्व होगी, और उतना ज्यादा क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। क्या आएगा बोलो जल्दी? कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब बात अगर हम करते हैं, एनायन जितना ज्यादा होगा नंबर में और चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा खिंचा चला जाएगा, किसकी तरफ चला जाएगा? कैटायन की तरफ। अगेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फिनोमेना बढ़ेगी और अगेन कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। बस इतनी बात बोली थी फजांस ने। फजांस का कहना क्या था? पहली बात क्या बोला था? चार्ज ऑन कैटायन शुड बी हाई, रेडियस ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉल, और चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी हाई।
बस तीन बात बोली है भाई ने कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो पहला है, उसने क्या बोला, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई, रेडियस ऑफ एनायन शुड बी, रेडियस ऑफ एनायन हाई, चार्ज ऑन एनायन, रेडियस ऑफ केटायन, चार्ज ऑन केटायन शुड बी हाई, रेडियस ऑफ केटायन शुड बी, चार्ज एंड रेडियस ऑफ एनायन शुड बी। बस तीन ही बात बोली है। इसी तीन बात पे हम क्या बात करते हैं, फॉर केटायंस पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, रेडियस कम होना चाहिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, फाई। और फाई को क्या बोला जाता है, पोलराइजिंग पावर। क्या बोला जाता है, पोलराइजिंग पावर। मतलब ये इसका पावर है, अगर ये पावर ज्यादा रखता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाई फाई, और अगर ये पावर कम रखता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लो फाई। अब सुनिएगा जरा गौर से, हाँ मुंह और तेज से खोल लो। अब देखिए यहां पे सवाल आया, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का सवाल आया। पहला सवाल देखो, ग्रुप 1 केटायन, क्या दे दिया गया हमको, ग्रुप 1 केटायन, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये ग्रुप 1 केटायन ये अचानक से क्या हो गया। मैं आपको अभी से फिलर देना स्टार्ट कर देना चाहता हूं, क्यों, सॉल्ट एनालिसिस ऐड हो चुका है आयनिक कंपाउंड। पहले भी ऐसा नहीं था कि सॉल्ट एनालिसिस नहीं था, पहले भी वो आपका एस ब्लॉक के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर और पी ब्लॉक के अंदर कवर्ड था। अब हुआ क्या, अब उसने देखा कि लोग खामखा बदनाम किए जा रहे हैं, पी ब्लॉक में बहुत रटना है, बहुत रटना है, बहुत उसने कुछ नहीं किया, उसने एस ब्लॉक को मारा डिलीट, समझ रहे हो, इधर से पी ब्लॉक से निकाला, सेपरेट किया कि पी ब्लॉक से कुछ टॉपिक हम डिलीट कर रहे हैं, ये उसने फिलर दिया और लाके प्रेजेंट कर दिया सॉल्ट एनालिसिस। लो अब लोगों को लगना है अरे वाह नया सेशन ऐड हो गया, नया कुछ नहीं, 100% सॉल्ट एनालिसिस पता है क्या था, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक था। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की रिएक्शन मेजर जिसको आती है, जिसको रिएक्शन समझ में आती है, वही सॉल्ट एनालिसिस है एक्चुअल में। अब हुआ क्या, अब उसने हटा दिया, अब हटा दिया तो बस उसके बाद से बस बैठे लोग। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ढंग से सुनिएगा, आयनिक बॉन्ड देखिए, एमओटी वो कवर कर चुका है, बहुत कवर कर चुका है, वीवीटी वो कवर कर चुका है, बहुत कवर कर चुका है। उसने पोर्शन छोड़ रखा है ब्रिज बॉन्डिंग, उसने पोर्शन छोड़ रखा है बैक बॉन्डिंग, उसने पोर्शन, अगर हम आपसे बात करें तो कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन पे आप उठा के देखो, ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें सवाल ना मिले। वीएससीपीआर को पूरा कवर दे रखा है, वीवीटी को पूरा कवर दे रखा है, एमओटी को पूरा कवर दे रखा है, लेकिन किसको नहीं दे रखा है उसने, उसने आयनिक बॉन्ड को कवर नहीं दे रखा है, ब्रिज बॉन्डिंग को कवर नहीं दे रखा है, बैक बॉन्डिंग को कवर नहीं दे रखा है। ये वो टॉपिक है जहां पे अब स्ट्रेस मार के पढ़ने का वक्त है, और वो हर एक पेपर में हलचल मचाना शुरू कर चुका है, सर्कुलर पे सर्कुलर जारी होते जा रहे हैं, और उसका इंटेंशन बहुत क्लियर है। इस साल भी उसने सवाल पूछा था ग्रुप के केटायन के ऊपर, बस सवाल पूछा था, बहुत हल्के लेवल पे सॉल्ट एनालिसिस पूछ के रद्द कर दिया उसने। क्यों, तुमको क्या लगता है मूर्ख है, नहीं, पहले साल तुमको फिलर दिया कि टॉपिक पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा मार्केट में भी भेजा उसने कि टॉपिक हम निकाल चुके हैं सेपरेटली, थोड़ा सा देखिए। और इस साल उसने बड़ा नॉर्मल सवाल पूछा कि ग्रुप केटायंस के बारे में बता दीजिए, कौन से ग्रुप का कौन केटायन है। अगली साल ना वो बहुत ज्यादा करेगा या बहुत कम करेगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं एग्जामिनर नहीं हूं, मुझे पेपर नहीं मिला है बनाने के लिए। मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूं, अगली बार वो डीप डाइव एंटर करने वाला है, तो गलती से भी आयोनिक बॉन्ड को तो छोड़िएगा ही मत, आयोनिक बॉन्ड को छोड़िएगा ही मत। 2019 के पहले क्या कहा जाता था कि आईयूपीएससी का वो जो नॉमेनक्लेचर है एबव 100 वालों का, कोई नहीं पढ़ाता था ना कोई पढ़ के जाता था। 2020 में सवाल फेंक दिया, जाओ अब सब 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 अरे नहीं 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 पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड मैक्सिमम जनता इग्नोर करके जा रही है, क्यों, आज तक सवाल ही नहीं पूछा गया, क्यों पढ़ के जाए भैया मेरे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड जो है ना वो कंप्लीटली एनसीईआरटी में दिया गया, इतनी बार जिक्र किया है उसने ना, और एस ब्लॉक को हटा के उसने क्लियर कट संदेश दिया है। उसने ये नहीं बोला था कि एस ब्लॉक हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस नाउ, उसने बोला था रेशनलाइज सिलेबस। रेशनलाइज का मतलब बताया था उसने, क्या बोला था, या तो आप पहले कहीं पढ़ चुके हैं इसको, या आप अभी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक को हटाने के पीछे उसका मेन लॉजिक था, आयनिक कंपाउंड्स दिए गए थे, आयनिक बॉन्ड था, इसलिए एस ब्लॉक को रिमूव किया गया। सॉल्ट एनालिसिस को जन्म देना और एट पैरेलल एस ब्लॉक को रिमूव करना और एट द सेम टाइम पी ब्लॉक के कुछ पोर्शन काटना, इस बात का पूरा पूरा संकेत था कि भैया हम सॉल्ट एनालिसिस आपको मेंशन कर रहे हैं, मतलब हम हटा नहीं रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अब तक जो आप हुहल्ला मचाते हुए चल रहे थे कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत, हटिए, आइए सॉल्ट एनालिसिस में कूदिए, पहले समझिए पी ब्लॉक बड़ा नहीं है अपने आप में, बड़ा तो सॉल्ट एनालिसिस था उसके अंदर, समझ रहे हो। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान देना, आयनिक बॉन्ड को एकदम दिल से, मैं बार बार कहूंगा, आयनिक बॉन्ड को थोड़ा एकदम मन से पढ़ना। इसीलिए आयनिक बॉन्ड पे अगर मैं तुमसे बोलूं, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाला टॉपिक आयनिक बॉन्ड होना चाहिए आपका,
बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाला आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, ब्रिज बॉन्डिंग होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग होना चाहिए आपका, ये सब टॉपिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने वाले होंगे। अन्यथा तो क्या होगा ना, पता है, तुम्हारा एक ही साल होता है, तुम्हारे पास एक ही साल होता है, फिर उसके बाद अगला साल तुम्हारा रिपीट में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर तुम हल्का सा भी चूके, कोई भी गलती के चूक जाओगे तुरंत। एनीवे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ग्रुप वन के केटायंस के हैलाइड। अब ये ग्रुप वन के केटायन के हैलाइड कहने का मतलब क्या है आपका, तो जरा गौर से सुनिएगा, ग्रुप वन का केटायन किसे कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ग्रुप वन का केटायन आपका बोला जाता है, किसको बोला जाता है, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो यहां पे बोला जाता है Ag प्लस Hg2+2, और किसको बोला जाता है Pb प्लस, इनको बोला जाता है Pb+2, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप वन का केटायन। क्या बोला जाता है, ग्रुप वन का केटायन। अब ये ग्रुप वन, टोटल कितने ग्रुप हैं सॉल्ट एनालिसिस में, क्लियर अब आपको बात बताता हूं। बेसिकली सॉल्ट है क्या, तो सॉल्ट कुछ नहीं होता है, केटायन और एनायन का मिक्सचर होता है। क्या होता है बोलो जल्दी, सॉल्ट कुछ नहीं है, क्या है बोलो जल्दी, केटायन और एनायन का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ केटायन पाए जाएंगे, कुछ एनायन पाए जाएंगे। अब देखो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जाओगे, टोटल 7 ग्रुप है, 0 1 2 3 4 5 6, बस ये। अब कहोगे 7 आपने बोला था, अबे 0 पहला काउंट किया था रे गधा। अच्छा, मैथ कमजोर है ना हमारी थोड़ा सा। इधर देखिए, 0 1 से लेके 6, 6 गो तो ही हो गया, एगो ऊपर वाला 7 गो होता है। कितना ग्रुप है, 7। हर ग्रुप का कुछ ना कुछ केटायन फिक्स है। जैसे 0 ग्रुप में एक केटायन पाया जाता है, नाम होता है अमोनियम आयन। कौन होता है, अमोनियम आयन। अगर हम बोले कि ये कौन से वाले ग्रुप के हैं, तो ये ग्रुप नंबर 1 वाले हैं। तो ग्रुप 1 के केटायन, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप 1 के केटायन। कौन बोला जाता है बोलो जल्दी, ग्रुप 1 के केटायन, इनको बोला जाता है ग्रुप 1 के केटायन, ठीक है। तो अब दे दिया ग्रुप 1 के केटायंस के हैलाइड। हैलाइड क्या क्या बन सकते हैं आप मुझे बताइए, यहां पे क्या बन सकता है आपका, अगर हम बात करें तो क्या क्या बन सकता है बोलो जल्दी, AgF, AgF2, ये +2 में होता है, AgF2, और कौन हो सकता है, AgCl2, और ये क्या हो सकता है, AgBr2, नहीं Ag प्लस में होगा ना, CuAgAu, ठीक है। Ag का कितना होता है, 39 नहीं 40, 47, 47 का कंफ्यूग्रेशन देखना कितना होता है, नहीं 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 47, 48, जिंदगी कबाड़ा हो गई, कबाड़ा जस्ट पहले 47 का इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन देखो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा Ar नहीं, क्रिप्टन। बोलो बे आगे क्या लिखूं, यहां पे क्या हो जाएगा 5s, और क्या हो जाएगा 4d, 5s2 हो गया, क्रिप्टन 36 2 38 हो गया, 38, और कितना हो जाएगा इसके अंदर 47 में, तो D9। तो अब बताओ क्या 4d के अंदर D9 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, नहीं करता है, करता है या नहीं करता है भाई, करता है या नहीं करता है, क्या क्या एग्जिस्ट करता है, D3 D6 D9, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाएगा, यहां पे, यानी Ag कितने में होगा, +1 में। Ag कितने में होगा बोलो जल्दी, +1 में, ठीक है। तो AgF2 नहीं बनेगा ये। यहां पे अगर हम बात करें क्या बनेगा, AgF, और ये क्या बनेगा AgCl, और ये क्या बनेगा AgBr, और ये क्या बनेगा AgI बन गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें Hg वाले केस में क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा Hg2F2, और इधर क्या बनेगा Hg2Cl2, इधर क्या बनेगा Hg2I2, Hg2Br2, और इधर क्या बनेगा बोलो जल्दी, Hg2I2 बन जाएगा, ठीक है। इधर अगर हम बात करें Pb वाले केस में क्या बनेगा, तो PbF2 बनेगा, और क्या बनेगा PbCl2 बनेगा, और क्या बनेगा PbBr2 बनेगा, और क्या बनेगा PbI2 बनेगा। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, एक बात मुझे बताओ कि मैंने तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या केटायन सब में Ag प्लस है, Hg प्लस है और Pb+2 है या नहीं है, ये मुझे बताओ। केटायन सब में कॉमन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। केटायन के बेसिस पे कुछ भी जज होगा, जितना साइज, जितना चार्ज इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, मतलब केटायन, केटायन का चार्ज तो गया भाड़ में, इससे हम नहीं डिसाइड कर सकते। रेडियस पे आ जाओ, अरे सब जगह Ag है, सब जगह Hg है, सब जगह Pb है, तो रेडियस से भी हम नहीं डिसाइड कर सकते। अब किससे डिसाइड करोगे बताओ जल्दी, रेडियस ऑफ एनायन, क्योंकि चार्ज सब पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, सब जगह चार्ज भी बराबर है। अब किससे डिसाइड करोगे, R माइनस, किससे डिसाइड करोगे, R माइनस। अब अगर हम बात करें कि R माइनस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो देखना यहाँ पे ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे ही सुनना जरा गौर से, R माइनस में अगर हम बात करें ऊपर से नीचे जैसे ही जाओगे, सुनना, सबसे बड़ा आयन कौन सा है, उससे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फजांस ने क्या बोला था तुमसे कि Q माइनस भी हाई होना चाहिए, R माइनस भी हाई होना चाहिए, किसके लिए,
पोलराइज होने की एबिलिटी रखने के लिए, दैट इज पोलराइजेबिलिटी के लिए। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर मान लो केटायन पे चार्ज हाई है, केटायन हर जगह कांस्टेंट है, तो इस फैक्टर से देख ही नहीं सकते। रेडियस क्या होना चाहिए? स्मॉल। केटायन जब कॉमन है तो स्मॉल या बड़ा क्या, सब में तो कॉमन ही है। अब उसके बाद से याद आता है चार्ज और एनायन सब में बराबर है, एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस, ये तीनों फैक्टर से तो देख नहीं सकते। अब कौन से फैक्टर से हम देखने जाए? तो हम देखने जाएंगे आर माइनस से। आर माइनस सबसे हाई किस पे है? आई माइनस पे। और सबसे कम किस पे है? एफ माइनस पे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यानी ऊपर से जैसे ही तुम नीचे जाओगे, ऊपर से कहां जाओगे बोलो जल्दी? नीचे। अब आप मुझे सोच के बताइए, जैसे ही आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो रेडियस ऑफ एनायन बढ़ रहा है या घट रहा है? और अगर बढ़ रहा है इसका मतलब उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ? ज्यादा होगा। और अगर ज्यादा होगा तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा या कम आएगा? मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा? एक बात तो, पीबीएफ2 होगा या पीबीआई2 होगा? एजीएफ होगा या एजीआई? एचजीएफ2 होगा, एचजी2एफ2 होगा या एचजी2आई2 होगा? अब याद रखना कि यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई, एचजीएफ2, एचजीसीएल2, एचजीबीआर2, एचजीआई2, पीबीएफ2, पीबीसीएल2, पीबीबीआर2, पीबीआई2। देखो इसके अंदर 3 सवाल पूछेगा। पहला सवाल तो ये पूछ लिया कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा सवाल इनके कहां से पूछेगा आपके कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट। ठीक है, दूसरा ये पूछेगा। तीसरा कहां पूछेगा? सॉल्युबिलिटी के ऊपर। चौथा कहां पे पूछेगा आपका? चौथा पूछेगा कलर इंटेंसिटी के ऊपर। तो आप एक बात बताइए, जब टॉप से बॉटम आ रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या आपको देखने को मिल रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको? ज्यादा होता हुआ, हाँ या ना? और याद रखना, याद रखना, ग्रुप 1 के कैटायंस के हैलाइड्स में सॉल्युबिलिटी जो होती है वो उनके कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे जज की जाती है। क्या बोला मैंने? ग्रुप 1 के हैलाइड्स के जो हैलाइड्स हैं उनमें सॉल्युबिलिटी जो है उनके कोवेलेंट कैरेक्टर से ही जज की जाती है। अब एक बात तो, कौन ज्यादा घुलेगा? आयनिक ज्यादा घुलेगा पानी में या कोवेलेंट ज्यादा घुलेगा? कौन ज्यादा घुलेगा? आयनिक। यानी कि अगर इन चारों में मैं पूछूं सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है पानी के अंदर, बताइए तो जरा। कौन सा? एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई? इसमें बताना, और इसमें बताना। ऑब्वियस है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो कोवेलेंट तो ऑर्गेनिक में घुलता है, पानी में कौन घुलता है ज्यादा? आयनिक। तो अगर बना दे सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई। आंसर क्या जाएगा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या जाएगा? एजीएफ, एजीसीएल, एजीबीआर, एजीआई। सवाल दूसरा बनाया, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर? Hg2F2, Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2। आंसर क्या जाएगा? Hg2F2। ठीक है, ऑर्डर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? Hg2F2, Hg2Cl2, Hg2Br2, Hg2I2। अगले वाले में आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन, कहां पे? वाटर। तो आंसर क्या जाएगा बोलो? PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2 में सबसे पहले कौन जाएगा? समझ रहा हो मेरी बात को? तो याद रखना कि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर जज की जाती है। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ा इसका मतलब वो ज्यादा किसमें घुलेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी में क्या होगा? कम घुलेगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? कम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? और जैसे जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उतना ज्यादा हो रहा है, इस वजह से इसके कलर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो कलर इंटेंसिटी भी क्या करेगी बोलो जल्दी? बढ़ेगी। याद रखना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा कलर आएगा। यानी कि ऊपर से नीचे जाने में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटती है और कलर इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ये 3 मेजर सवाल इनके ऊपर बनाए जा सकते हैं, याद रखिएगा। हाँ हाँ, बढ़ेगी। कलर इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। अब कलर क्या है ये आपको नहीं याद रखना, उसमें से आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन वैसा जनरली कभी ऐसा कलर के बारे में नहीं पूछा उसने सवाल, लेकिन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर घटेगी और कलर इंटेंसिटी क्या करेगी बोलो जल्दी? बढ़ेगी। खैर इसको अभी लिखवा देंगे, कलर इंटेंसिटी क्या करती है बोलो जल्दी? इंटेंसिटी बढ़ती है। याद रखिएगा, इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज। समझ रहे हो? ये बात हो गई। अल्कली मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं? तो अल्कली मेटल क्या होते हैं? लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ।
यही होता है कि नहीं होता है? यानी कि अगर हम बात करें तो कौन हो गया यहाँ पे, अगर आप देखेंगे अल्कली मेटल के नाम पे, तो अल्कली मेटल के नाम पे यहाँ पे कौन है? तो अल्कली मेटल के नाम पे हो जाएगा, कौन हो जाएगा बोलो जल्दी? यहाँ पे हो गया LiCl, हेलाइड्स में कुछ भी ले लो, LiX ले लेते हैं, ये क्या हो गया LiX, ये क्या हो गया NaX, ये क्या हो गया बोलो जल्दी KX, आगे क्या हो जाएगा RbX, आगे क्या हो जाएगा CSX। अब एक बात मुझे बताओ सोच के यहाँ पे तरीके से, LiX, NaX, KX, RbX, CXX। अब देखो यहाँ पे X माइनस X माइनस X माइनस X माइनस X माइनस, यानी ये वाला फैक्टर तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर दीजिए, इससे तो आप कुछ जज ही नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? R माइनस और Q माइनस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। अब आया कौन सा फैक्टर? Q हाई। अब Q हाई की बात अगर हम करें तो Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, CS प्लस है, सब पे +1 का ही चार्ज है, तो Q प्लस वाला भी फैक्टर आप क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, बचा क्या R प्लस। तो R प्लस क्या होना चाहिए कोवेलेंट ज्यादा होने के लिए? स्मॉल। स्मॉल कौन दिख रहा है ये बताओ? देन उसके बाद देन अब एक और पूछा जा सकता है मैक्सिमम, अगर हम आपसे बात करें अल्कालाइन अर्थ मेटल, क्या पूछा जा सकता है? अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब अल्कालाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं? तो ये देखिएगा जरा गौर से, कौन हो जाएगा? BeX2, और कौन हो जाएगा? MgX2, और कौन सा हो जाएगा? CaX2, और कौन हो जाएगा? SrX2, और कौन हो जाएगा? BaX2। क्या सब जगह X है या नहीं है ये बताओ? यानी चार्ज सब पे X माइनस है या नहीं है? Q माइनस R माइनस वाला फैक्टर क्या करो? एलिमिनेट कर दो। अब इसके ऊपर B के ऊपर बताओ सोच के चार्ज कितना है बोलो जल्दी? +2, Mg पे +2, Ca पे +2, Sr पे +2, Ba पे +2, मतलब चार्ज भी सब पे बराबर है या नहीं बराबर है? कौन सा फैक्टर आपके हाथ में है जिससे जज करोगे? साइज। साइज में भी कौन सा साइज? कैटायन का साइज। क्या आगे जाने पे बढ़ रहा है या घट रहा है? लेकिन फजांस ने क्या बोला था, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? तभी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? बस ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, MnO, MnO2 और Mn2O7 दिया गया। अब देखो जरा गौर से, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना आएगा? +2, 2 ऑक्सीजन की वजह से, 7 ऑक्सीजन की वजह से +14 आएगा, 7 दूना 14, एक Mn पे कितना जाएगा? +7। चार्ज ऑन केटायन Q प्लस क्या होना चाहिए? हाई। Q प्लस क्या होना चाहिए? हाई। यानी Mn2O7 सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, MnO2 उसके बाद, और MnO सबसे कम। अब इस बात के लिए एक बात अभी लिखना है, इसके लिए याद दिलाना, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है Mn2O7 के लिए, जो और सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे आपसे आगे। अगर हम बात करते हैं KCl, CaCl2, ZnCl2, अब देखना जरा गौर से, यहां पे एनायन की अगर हम बात करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया? K प्लस, ये क्या हो गया? Ca+2, और ये कितना हो गया? Zn+2। अब मुझे इतना पता है कि यहां पे चार्ज ऑन केटायन कम है, और यहां चार्ज ऑन केटायन ज्यादा है, और यहां पे भी चार्ज ऑन केटायन ज्यादा है, मतलब इन दोनों की पोलराइजिंग पावर इससे तो ज्यादा होगी। अब ये दोनों एक बहुत बड़ा कंक्लूजन आपको देंगे। क्या कंक्लूजन देंगे? अगर एनायन सेम है, मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला? अगर एनायन सेम है, क्या बोला बोलो जल्दी? अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, तो डी ब्लॉक वालों की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक के केटायन से ज्यादा होती है। क्या बोला? पहली लाइन क्या बोलो? अगर एनायन सेम है, क्या बोला मैंने? अगर एनायन सेम है, क्या बोला? अगर एनायन सेम है, तो एनायन सेम होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। एनायन डिफरेंट हुआ, ये बात आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर एनायन सेम है, तो डी ब्लॉक वाले केटायन की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? अगर एनायन सेम है, तो डी ब्लॉक वाले केटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने? डी, अगर एनायन सेम है, तो डी ब्लॉक वाले केटायंस की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ में आए? तो अब पोलराइजिंग पावर इन दोनों में ज्यादा किसकी होगी? ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? खत्म। ये तो बात रही यहां तक की कि ये इसकी बात रही। अब इस बेसिस पे मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाएगा, इस बेसिस पे आपसे सॉल्युबिलिटी का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप किसी भी स्टैंडर्ड जिनकी लेगेसी चलती आ रही है उनके मॉड्यूल्स उठाइए, आपको आज भी उनके सवाल, और वो आज से नहीं, वो 8 साल पहले से प्रिडिक्ट करके बैठे हुए हैं।
कि अगले 10 साल बाद वैसे नहीं, मतलब कहा जाए ना कि वहां पे कहा जाए वन ऑफ द बेस्ट, वो टीचर्स ने 10 साल पहले बोल दिया था एड ऑन होगा, 100% होगा, और सही में देखो आया, वापस आया। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं तरीके से कि इसके बेसिस पे हम अभी मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, बॉयल उसे वो निकालेंगे, क्या कहा जाता है आपका सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं। एनीवे इंपॉर्टेंट बात पे क्या आ रहे हैं, पहले आप ना एक काम करिए, इसको छापिए और इसको छापिए, बस इन दोनों को छापने का। कितने बजे तक क्लास है मेरी? 11:45 तक है ना? हाँ जल्दी जल्दी छापो फिर, जल्दी जल्दी छापो। हाँ आज डीएनए ब्लॉक चालू करना है भाई, तुम छापो पहले। ज्ञान ना दो, अभी सॉल्युबिलिटी हवा भी नहीं लगेगी, मेल्टिंग पॉइंट हवा भी नहीं लगेगा। क्यू और आर दोनों देखना होगा, अलग अलग हो सारा सब कुछ। जैसे एग्जांपल ले आओ, कौन सा एग्जांपल दो, वही तो दे रहा हूं। मान लीजिए सर, हमारे मानने से पेपर बन जाता है, ऐसा नहीं बनाएगा भाई। दिया है कहीं ऐसा? तो साइज जिसका छोटा होगा उसको कंसीडर करेंगे। गजब हाल है, दोनों अलग अलग फैक्टर ऐसे एक साथ नहीं लग सकते भाई, जो भी लगेगा क्यू आई होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज कम होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो देखना पड़ेगा। फिर सवाल लेके आइए, मान लीजिए सर अगर ऐसा हो जाए, मानने से सवाल बन जाता है एग्जाम में, मानने से बने तो आप सब लोग सेलेक्ट हो जाएं। दिन भर में 10 बार इमेजिनेशन देखते रहते हैं, जब पता है क्या होता है, जब आप रियलिटी को नहीं मान पाते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन में जीना शुरू कर देते हैं, दिन में फिर ख्वाब देखते हैं आप कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। पता है क्या होगा, जिस दिन ना तुम अपना टारगेट बनाओगे और उस दिन अपने टारगेट में फेल हो जाओगे ना, फिर तुम्हारे पास अगला विकल्प बताता हूं। तुम्हारा जिस रात तुमने टारगेट बनाया, आज मान लो सुबह उठ के तुमने टारगेट बनाया बहुत मोटिवेट होके कि कल से मैं अपना काम शुरू करूंगा, कल तुम टारगेट को फॉलो नहीं कर पाए, लेट सपोज दैट, तो शाम को पता है क्या होगा, तुम रिग्रेट में सोओगे और सुबह उठ के पता है क्या, फिर तुम इल्यूजन में जीना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत कठिन हिस्सा है। मैं ऐसे कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि तुम काम नहीं कर पाए पहले ना, तो अब तुम ऐसे कॉलेज में जाऊंगा, मेरा जीवन ऐसा होगा, मैं फिर ऐसे चीजें करूंगा, मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करूंगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड इल्यूजन। इल्यूजन वहां से शुरू होता है जहां पे आपकी रियलिटी समाप्त होती है। और प्रोकास्टिनेशन सबसे बड़ी समस्या, कल पे टालना, लगता है कल कर लेंगे, नवंबर आ गया सर, कितना हुआ बताइए ना, कितना परसेंट आप वापस जहां आप अप्रैल में खड़े थे, अप्रैल में जहां थे ना आज भी वही है। दिक्कत ये 5-10% बढ़ पाए हैं, समझ रहे हो, 5-10% बढ़ पाए हैं, लेकिन शायद इतना नहीं बढ़ पाए कि सिलेक्शन तक आप पहुंच पाए। अब ऐसे ही अगला 6 महीना बीतेगा, आ गया ना अक्टूबर, दिवाला निकलने वाला है। 50% इस साल, 50% अगले साल, ऐसा हर साल लगता है। क्या होगा, Q1 Q2 कितना है, एक का 4 गुना हो जाएगा। हाँ, +1 -1 एक जगह चार्ज है। हाँ अरे Na1 और MgO में कितना है, +2 - 2, Q1 Q2 कितना वैल्यू आए, 4, तो x का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है। ठीक है, मेहरारू और आरू हो का उसकी, तो तुम कहा हाँ भाई, वो बेचारा बोल रहा है अपनी बात, तुम शब्द में खा ले रहे हो, हाँ भाई हाँ भाई। थोड़े टाइम बाद कहेगा भाई मत बोलो, समझ रहे?
एक तो लड़का को क्लास में देख के तुम मुस्कुराते हो, तुम्ही को देख के मुस्कुराता है ना ये बार बार। देखो अब आते नहीं हो, अभी मास्टर को मजाक बताता हूँ। हो गया, नोट कर लिए। हो गया, चले। चल, हाँ हाँ, क्या ज्यादा आ रहा है? लेटेस्ट एनर्जी क्या आ रहा है? लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा आ रहा है। हाँ तो कितना हो गया? तो रेडियस भी तो देखो भाई। Mn2O7 क्या एक यूनिट है या दो यूनिट है? वो तो एक यूनिट नहीं रही ना वो, फिर वो तो दो यूनिट में कन्वर्ट। तुम पूछना क्या चाहते हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। Mn कितने में है वो तो आप देखिए ना। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन के लिए डिफाइन होती है। ये तुमको गैसियस दिख रहा है? ये येलो ऑयली लिक्विड होता है जो कि KMnO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाने पे बनता है। हाँ, ऐसे फजांस रूल कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए देखेंगे। लेटिस एनर्जी के लिए क्या कहना चाहते हो? चार्ज अपॉन रेडियस ना। तो चार्ज अपॉन रेडियस देखोगे तो यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है केटायन पे, और रेडियस सबका बराबर है। तो चार्ज सबसे ज्यादा है तो इस वजह से इसका लेटिस स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका लेटिस सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो उससे क्या मतलब हुआ? लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईसी। किसने कह दिया भाई? आयनिक कंपाउंड। हाँ, किसने कहा? गजब बात करते हो यार तुम तो। तुम ऐसा कह रहे हो लेटिस जो है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए। अरे भाई इसका लेटिस और स्ट्रॉन्ग बनता है जबकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है Mn2O7। आपने ऐसा पढ़ा है ना? ऐसा होता, जो आपने पढ़ा है वैसा ही होता है। आपने पढ़ा है वैसा। ये कोवेलेंट कंपाउंड है और इसका लेटिस स्ट्रॉन्ग होता है। लेटिस किसने कह दिया कि आयनिक के लिए डिफाइंड है? आयोनिक आपके सिलेबस में है इसलिए बता दिया गया है। लेटिस किसी का बन सकता है। और दुनिया का कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, दुनिया के कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। 100 जैसा तो कुछ होता ही नहीं है ना। हाँ बिल्कुल होता है। एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है ग्रीन विट्रियोल, एक होता है व्हाइट विट्रियोल। आयरन सल्फेट डॉट 7H2O, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, और एक होता है जिम्सम। पता है क्या होता है? CuSO4.5H2O को हटा के CaSO4.5H2O कर दिया तो वो जिप्सम बन गया। हाँ, इसी में। चलो अभी आगे आएगा एंड में। किसका? Mn2O7 ना। हाँ लिक्विड होता है वो एक लिक्विड है, येलो ऑयली लिक्विड है और एक एक्सप्लोसिव लिक्विड है। उसके लिए बीपी और एमपी आप पढ़ भी नहीं सकते। पता है क्यों?
क्योंकि जैसे ही वो बनता है ना, उसके अंदर कुछ भी अगर हल्का सा हीट दिए, ये येलो ऑयली लिक्विड और साथ में एक एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव बस देखना चाहते हो कितना तगड़ा एक्सप्लोसिव है ये, दिखाएं? रुको 2 मिनट, चलो। के हैलाइड में, ग्रुप 1 के केटायन के हैलाइड में सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी हम कोवेलेंट कैरेक्टर से ही देखते हैं। अब तुम कहोगे अचानक से सॉल्युबिलिटी कहां से आ गई, तो मैं तुमको फिर से कहूंगा कि यस, ये बात मेरे को भी बड़ा अचंभित करती है कि सॉल्युबिलिटी अचानक से कहां से आ गई। बट एनीवे, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी इतना टेढ़ा टॉपिक है ना कि उसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप समझ जाएंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो केएसपी निकाल के आप चीजें करते हैं वो करना ही नहीं पड़ेगा आपको, बड़े आसानी से आज मेरी बातों से आप समझ जाएंगे। ग्रुप 1 कैटायंस, इनको कहा जाता है ग्रुप 1 के कैटायन। हाँ, ग्रुप 1 एक क्लासिफिकेशन है। सुनो, सॉल्ट्स में क्या होता है, कैटायंस का ना कुछ ग्रुप होता है, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। 7 नहीं, 6 तक होता है। कभी स्कूल स्कूल में नहीं गए हो का? 12वीं में गए थे? नहीं गए थे ना, तब भी ही हालत है। 12वीं के बच्चे को भी पता होता है ये बात। एनीवे, स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए लैब में गए होते, केमिस्ट्री देखे होते तो कैटायन 1 पता चलता। हाँ, ऑनलाइन का दिनों तुमको ऑनलाइन पकड़ के बैठे हुए थे का? हाँ, दिनवा में क्या करते थे, झाड़ी उड़ी में कहीं मिलते थे?
डिंपल भाभी तुम्हारा नाम क्लास ने गलत नहीं रखा है। डिंपल, डिंपल, अच्छा नहीं 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 नहीं, डिंपल नाम है ना, तुम लोग तो डिंपल भाभी नाम दिए हो ना। अबे खुद बच्चा से पहले बड़ा हो तुम, पापा बनने चले हैं, इतना छोटा खुद है अभी। चलो इधर देखो, सुनो मेरी बात सुनो, जोक्स अपार्ट सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप वन के केटायन देखो, ग्रुप वन अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो ऐसे सोचो, सॉल्ट्स में ना केटायंस को कुछ ग्रुप में रखा गया है, जीरो को कुछ में रखा, कुछ को जीरो में, कुछ को वन में, कुछ को टू में, कुछ को थ्री में, कुछ को फोर में, कुछ को फाइव में, कुछ को सिक्स में। अब इनको क्या कहा जाता है, ग्रुप वन का केटायन, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप वन का केटायन, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप टू के कुछ केटायन होंगे, ऐसे ही ग्रुप थ्री के कुछ केटायन होते हैं, ऐसे ही ग्रुप फोर के कुछ केटायन होते हैं, ऐसे ही ग्रुप फाइव के कुछ केटायन होते हैं, ऐसे ही ग्रुप सिक्स के कुछ केटायन होते हैं। अब सुनिएगा जरा गौर से, इनके अंदर लिखिए क्या लिख रहे थे, ग्रुप वन के केटायन में हैलाइड्स में सॉल्युबिलिटी हम कोवेलेंट कैरेक्टर से देखते हैं, को देखते हैं। क्या ग्रुप वन केटायन में हैलाइड्स में, ग्रुप वन के केटायन लिखो, ग्रुप वन के केटायन के हैलाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर, कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर हम उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं, के बेसिस पर हम उसकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, लाइन अगर लिखा है तो काट देना, और बीच में अब नहीं कोई बोलेगा, ठीक है, तुम्हारा ही गड़बड़ होगा, मेरा नहीं, हर बार मेरा स्टेटमेंट बदलेगा। क्या मैंने बोला है, ग्रुप वन के केटायंस के हैलाइड की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर हम उसके कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर निर्धारित करते हैं या देखते हैं। लिखिए, ग्रुप वन के हैलाइड्स, हाँ भाई केटायंस यार, वो तो ग्रुप वन क्या होगा, एनायन थोड़ी होगा, केटायंस, ग्रुप वन के केटायंस हैलाइड, अरे भाई रट के थोड़ी लाइन बैठा हूं मैं तो हर बार वही बोलूंगा ना यार, तुम बार बार चेंज करा देते हो। तो ग्रुप वन के केटायंस के हैलाइड की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर हम उसके कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर देखते हैं, हम उसके कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर देखते हैं, हम उसके कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पर देखते हैं। समझ रहा हूं मेरी बात को, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहली चीज ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अगर हम बोले कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा पानी के अंदर, तो एक नोट और लिखो, आयोनिक पानी में घुलता है, आयोनिक जनरली पानी में घुलता है, लिखो आयोनिक जनरली पानी में घुलता है, 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 और कोवेलेंट, और कोवेलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि इन सब में सबसे ज्यादा पानी में सॉल्युबल कौन होगा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद अगला वाले में बोलो। तो जितना जगह घेर के इसको बनाए हो ना, इतना ही जगह छोड़ और दो, बस नीचे इतना ही जगह और छोड़ दो। अब इसके लिए नोट लिखो, इसके लिए नोट लिखो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए इसके लिए नोट लिखोगे, Mn2O7, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, Mn2O7, Mn2O7, Mn2O7 एक येलो ऑयली लिक्विड होता है, 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 येलो ऑयली लिक्विड होता है। अब देखो येलो और ऑयली, येलो उसका कलर है, ऑयली उसका टेक्सचर है, व्हाट इज द कि लिक्विड क्यों है, तो लिक्विड के लिए मार्क करोगे ब्रैकेट और लिखोगे कि जनरली कोवेलेंट कंपाउंड, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड आर लिक्विड और गैसेस। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं या तो गैसेस होते हैं जनरली। सामान्यतः आप देखेंगे मेजर ऑफ द केस में तो वो क्या दिखेंगे, जनरली जनरली जनरली
जो अगर हम बात करते हैं जनरली, जो क्या कहा जाता है आपके ग्रुप, कौन सा क्या लिखा है, हाँ, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिक्विड या गैसेस। तो MnO2 कैसा है बोलो जल्दी, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इस वजह से उसे क्या बोला जाता है, येलो ऑयली लिक्विड। येलो अब उसका कलर है, ऑयली उसका टेक्सचर है, और लिक्विड उसका नेचर क्या है ये मैंने बता दिया। और एक और बात लिखो, इट इज एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव होता है, ये एक्सप्लोसिव होता है, इट इज एक्सप्लोसिव, इट इज एक्सप्लोसिव, इट इज एक्सप्लोसिव, समझ रहे हो, ये एक्सप्लोसिव होता है। एक और बात लिखो इसके अंदर, MnO2 Mn2O7 तब बनता है, एनसीईआरटी में एक जगह और मेंशन्ड है ये DNF ब्लॉक में, तो लिखो Mn2O7 तब बनता है, Mn2O7 तब बनता है, हाँ कोर्स में है इसीलिए, Mn2O7 तब बनता है जब, Mn2O7 तब बनता है जब कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं। हाँ, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं। कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को हम KMnO4 के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये KCl है, CaCl2 है, ZnCl2 है। एक और पॉइंट अब इस सवाल के लिए, ये पांचवा सवाल के लिए रेफरेंस डाल देना, फिफ्थ क्वेश्चन, रेफरेंस फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, अगर एनायन, अगर एनायन, अगर एनायन, अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, अगर एनायन सेम है, तो डी ब्लॉक वाले केटायन का, तो डी ब्लॉक वाले केटायन का, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वाले केटायन का पोलराइजिंग पावर, डी ब्लॉक वाले केटायन का पोलराइजिंग पावर, डी ब्लॉक वाले केटायन का पोलराइजिंग पावर, समझ रहे हो मेरी बात को, डी ब्लॉक वाले केटायन का पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से, एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होता है, एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होता है, एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होता है, समझ रहे हो, क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। वो किस सवाल के लिए रेफरेंस है, इस सवाल के लिए, अगर एनायन सेम है तो डी ब्लॉक वालों का पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक वाले केटायन से ज्यादा होता है। एनीवे, अब हम आगे आते हैं, आगे आते हैं। अब इसके बेसिस पे क्या पढ़ना होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, पानी के अंदर। देखिए सुनिएगा जरा गौर से, यहां पे अगर मैं बात करूं कितने लोगों की सॉल्युबिलिटी पढ़नी, 8 लोगों की। याद करने का तरीका, अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो, समझ रहे हो, क्या याद रखना है, अमोनियम दारू पीकर। हालांकि तुम कहोगे सर ये हाइड्रोक्साइड आयन है, OH से बस मैं केवल आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। अब माइनस, अब ये कहोगे सब याद करा दो सर, तो यार सब तो कैसे याद कराऊंगा, दारू भी तुमको चाहिए, मजा भी तुमको चाहिए समझ रहे हो, निमोनिक्स भी चाहिए, तो इसलिए OH माइनस है, इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लेकिन OH को तो आपका तो फेवरेट मॉलिक्यूल है वो तो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए OH किसे बोलते हैं, दारू को बोलते हैं। अमोनियम दारू पीकर एसी, एसी का मतलब एसिटेट आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ये कहा क्या हो गया, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड होता है लेकिन OH क्या है, अल्कोहल, आपको पता है कि नहीं है। तो अमोनियम दारू पीकर एसी, एसिटेट आयन, इसको क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, एसिटेट, क्या बोलते हैं, एसिटेट। तो याद रखना, क्या बोलोगे, बोलो सारे लोग बोलो, अमोनियम दारू पीकर एसी, एसी का मतलब क्या हो गया, एसिटेट। कार, कार का मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट, क्या हो गया बोलो जल्दी, कार्बोनेट। अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में, नाइट का मतलब क्या हो गया, नाइट्रेट, क्या हो गया बोलो जल्दी, नाइट्रेट। ये क्या हो गया बोलो जल्दी, सल्फेट, तो सल्फेट क्या हो गया बोलो जल्दी, सल्फेट। ये क्या हो गया बोलो जल्दी, सल्फाइड, क्या हो गया बोलो जल्दी, सल्फाइड। और ये क्या हो गया बोलो जल्दी, क्लोराइड, क्या हो गया, क्लोराइड, ठीक है। तो याद रखना क्या हो गया,
अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। और चलाया करो मतलब चलाया का मतलब क्या हो गया, सीएल। इधर भी क्या है, सीएल। ठीक है, तो अमोनियम दारू पीकर एसी कार नाइट में स्लोली स्लोली चलाया करो। अब इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में सवाल पूछेगा। अब सॉल्युबिलिटी कैसे जज करते हैं? सॉल्युबिलिटी एक ऐसा टेढ़ा टॉपिक है जिसको अगर ढंग से नहीं समझना तो तुमको कभी नहीं आएगा। अब बाकी थ्योरी लिखते जाना 10-10 पन्नों में, समझ में कुछ नहीं आएगा, तुमको मैं पहले बता दे रहा हूं। तो अब जरा गौर से सुनना, तरीका बताता हूं, उस तरीके को फॉलो करना, सवाल खटखट खटखट बनते जाएंगे। सुनो, सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट। मोस्टली अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। रीजन क्या होता है? एच बॉन्डिंग। क्या कारण होता है? एच बॉन्डिंग। मोस्टली अमोनियम सॉल्ट आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अमोनियम कार्बोनेट ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, अमोनियम ब्रोमाइड ले लो, अमोनियम आयोडाइड ले लो, अमोनियम फ्लोराइड ले लो, अमोनियम ऑक्साइड ले लो, अमोनियम सल्फाइड ले लो, अमोनियम सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो मेरे भाई, वो क्या होंगे? सबके सब कैसे होते हैं? ड्यू टू एच बॉन्डिंग कैसे हो जाते हैं? बोलो जल्दी। सॉल्युबल। बात आती है ओएच सॉल्ट यानी हाइड्रोक्साइड सॉल्ट की। ये ऑल इनसॉल्युबल, जितने के जितने वो सब के सब कैसे होते हैं? बोलो जल्दी। इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? बोलो जल्दी। इनसॉल्युबल। एक्सेप्ट फर्स्ट ए। फर्स्ट ए कौन होता है? तो फर्स्ट ए किसको बोला जाता है? ये याद रखिएगा, फर्स्ट ए किसको बोला जाता है? अबे भाई बे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनको अगर कहा जाए तो इनको क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी। फर्स्ट ए। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ए। अब जरा गौर से यहां पे समझना, जीरो ग्रुप केटायन। जीरो ग्रुप केटायन कौन होता है? बताओ फटाफट। जीरो ग्रुप केटायन कौन होता है? बोलो जल्दी। अमोनियम आयन। क्या बोला जाता है? किसको बोला जाता है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का मतलब क्या हो गया? जीरो ग्रुप केटायन किसे बोला जाता है? NH4 प्लस। किसको बोला जाता है? बोलो जल्दी। NH4 प्लस। ये जीरो ग्रुप केटायन होता है। तो अगर हम बात करें, और अमोनियम वही ऊपर ही तो लिखा अभी, मोस्टली सॉल्युबल है, तो हाइड्रोक्साइड तो सबसे पहले सॉल्युबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जीरो ग्रुप केटायन इसे कहते हैं। और बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। बेरियम कितने में होता है? बोलो जल्दी। +2। स्ट्रॉन्शियम कितने में होता है? +2। और कैल्शियम कितने में होता है? +2। बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। कौन? बोलो बोलो। बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनको याद रखने का तरीका BSC। क्या याद रख सकते हो? बोलो जल्दी। BSC। BSC फर्स्ट ए और जीरो ग्रुप के केटायन कैसे होते हैं? इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? बोलो जल्दी। सॉल्यूबल। बाकी जितने हैं वो सब कैसे हैं? इनसॉल्यूबल। आपके सिलेबस में 3 ऐसे हैं जो मोस्टली इनसॉल्यूबल होते हैं, मोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। आलू फेंका करो, ग्रुप 3 का केटायन इनको कहा जाता है। क्या? बोलो बोलो। Al+3, Fe+3 और Cr+3। आलू फेंका करो। आईसी में पैसिवेशन ऑफ मेटल अगर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? बेकार आलू फेंका करो। व्हाट इज दिस पैसिवेशन ऑफ मेटल? वो जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं वो कौन होता है? बेरिलियम, अल्मुनियम, Fe और क्रोमियम। तो बेकार आलू फेंका करो, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कहां लिखा हुआ है? पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, हटा दो किनारे। अभी हम क्या कर रहे हैं? आलू फेंका करो। आलू फेंका करो। क्यों फेंका करो? अरे बेकार हो जाएंगे तो फेंकेंगे ही, ठीक है, तो हटा दो, कोई बात नहीं। आलू फेंका करो। इनको ग्रुप 3 का केटायन कहा जाता है। इनको कहा जाता है, ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? बोलो जल्दी। मोस्टली इनसॉल्युबल। क्या होते हैं? बोलो जल्दी। मोस्टली इनसॉल्युबल। अब AlOH का होल थ्राइस की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है? बोलो जल्दी। जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। कैसा होता है? बोलो जल्दी। जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। FeOH का होल थ्राइस कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है। CrOH का होल थ्राइस कैसा होता है? बोलो जल्दी। ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। अगर हम आपसे बात करें CrOH का होल थ्राइस कैसा होता है? ग्रीन होता है। FeOH का होल थ्राइस कैसा होता है? रेड ब्राउन होता है। AlOH का होल थ्राइस कैसा होता है? जिलेटेनियस व्हाइट होता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं फर्स्ट है जीरो ग्रुप केटायन या BSC के सॉल्ट्स, ठीक है। और मैक्सिमम को आप उठा के देखोगे तो क्या होते हैं? ऑल इनसॉल्युबल। इसमें भी मोस्ट इनसॉल्युबल कौन है? आलू फेंका करो। और सॉल्युबल कौन है? फर्स्ट है जीरो ग्रुप केटायन एंड BSC के सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, सवाल आए कंपेयर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का सवाल आ गया, कंपेयर कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, आलू फेंका करो, क्या ये मोस्ट इनसॉल्युबल बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये बताओ, इसको क्या बोलोगे आप? मोस्ट इनसॉल्युबल। क्या बोलोगे? बोलो जल्दी। मोस्ट इनसॉल्युबल। मानते हो या नहीं मानते हो? तुम दिन में दारू और पी के बैठे रहते हो क्या क्लास के अंदर? विकास की चाबी डिंपल भाभी, अब कंसंट्रेट कर लो।
इधर आओ। हाँ, यूपी में को नारा चलता है, विकास की चाबी डिंपल भाभी। भैया भैया अखिलेश भैया। इधर आओ। FeOH का होल थ्राइस। अब एक बात तो इसको देख के आलू फेंका करो। अब तीनों को देखो ना, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, मोस्ट इनसॉल्युबल। कैसा हो गया बोलो जल्दी, मोस्ट इनसॉल्युबल। मुझे मतलब नहीं है, मुझे जितना आता है मैं उतने से ही सवाल कर लूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें CrOH का होल थ्राइस, ये कैसा होता है बोलो जल्दी, मोस्ट इनसॉल्युबल। कैसा होता है, मोस्ट इनसॉल्युबल। ये भी इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल, ये भी इनसॉल्युबल, तीनों इनसॉल्युबल है। अब आ जाओ इधर, ग्रुप 1 का फर्स्ट ए का केटायन है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अब मैंने क्या बोला था अभी आपको, अभी देखो, अभी क्या बोला था आपको कि ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए। फर्स्ट ए वाले जो होते हैं हाइड्रोक्साइड, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो फर्स्ट ए NaOH दिया गया, क्या ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, यानी कि ये क्या होगा, मोस्ट सॉल्युबल होगा। क्या होगा बोलो जल्दी, मोस्ट सॉल्युबल। इसको मैंने कह दिया, क्या ये कैसा हो गया बोलो जल्दी, मोस्ट सॉल्युबल। BaOH का होल ट्वाइस मुझे नहीं पता है, BSC याद आया या नहीं आया ये बताओ। BSC मैंने क्या बोला है, फर्स्ट है जीरो ग्रुप केटायन एंड BSC। तो यहां पे अगर हम बात करें, ये कौन सा हो गया बोलो जल्दी, BSC वाली कैटेगरी का आता है। तो क्या ये भी सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। ये अगेन कौन से ग्रुप का आ गया बोलो जल्दी, फर्स्ट है। तो क्या ये सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। अब बीच वालों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है ये इनसॉल्युबल है, मुझे ये पता है ये सॉल्युबल है। तो बीच वाले के बारे में जब कुछ बताया नहीं, तो बीच वाला ही मानो उसको, समझ रहे हो। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaOH सबसे ज्यादा सॉल्युबल, AlOH का होल थ्राइस सबसे कम सॉल्युबल। बीच वाले के बारे में ध्यान ही मत दो, तुम ध्यान दोगे तुम फंस जाओगे, उलझ के रह जाओगे। तुम 10 तरह की ट्रिक बनाओगे, सब फेल होती चली जाएगी। तो बेहतर है आप क्या ध्यान दो कि NaOH MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस, ये सबसे कम, ये सबसे ज्यादा, बीच वाला बीच में, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, और ये बीच वाला बीच में। यहां पे अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम, बीच वाला बीच में। खत्म बवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, तो याद रखिएगा यहां पे नेक्स्ट आते हैं कार्बोनेट, ऑल सॉल्युबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सॉल्युबल होते हैं। सॉरी एसिटेट, सब सॉल्युबल होते हैं। कार्बोनेट में बात करें, ऑल इनसॉल्युबल, कोई सॉल्युबल नहीं होता एक्सेप्ट, किसको छोड़ दिया जाए, फर्स्ट एंड जीरो ग्रुप केटायन। समझ रहे हो। अबे जीरो ग्रुप तो यही बोला था, मोस्टली सॉल्युबल ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कार्बोनेट कैसे होते हैं बोलो जल्दी, सॉल्युबल। आगे आ जाओ, सॉरी इनसॉल्युबल होते हैं। एसिटेट सारे सॉल्युबल हैं, कार्बोनेट सारे इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट इनको छोड़ के। आगे अगर हम बात करते हैं नाइट्रेट, ऑल सॉल्युबल। नीट में एक बार सवाल आ गया था, अभी 3-4 साल पहले की बात है, सवाल ये आया था कि वो मेटलर्जी उस समय था, तो मेटलर्जी से लोगों ने कनेक्ट कर लिया था इस सवाल को। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअल में सॉल्ट एनालिसिस का ही वो सवाल था। ऑल सॉल्युबल जितने होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं। अब ऑब्वियस है, नॉट फाउंड एज ओर्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल। एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट आया और लिखा गया व्हाट इज ट्रू अबाउट नाइट्रेट, और स्टेटमेंट सही है गया। अब इस सही स्टेटमेंट को लोग रिलेट नहीं कर पाए, क्या कर रहा है भाई। हा? यहाँ पे ये स्टेटमेंट लोग ना को रिलेट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये बात पता ही नहीं थी कि लॉजिक इसके पीछे क्या है, इस स्टेटमेंट के पीछे लॉजिक क्या था। दरअसल ओर्स वो होते हैं जो मिट्टी के साथ पाए जाते हैं। अगर मान लो नाइट्रेट जो है, ये अगर कहा जाए कि घुलनशील होता, मतलब कि सॉल्युबल होता, तो बारिश आती, मिट्टी पे पानी गिरता और वो बह के निकल जाता। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्योंकि ऑल सॉल्युबल होते हैं। तो उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रेट, उसने ये सवाल डाल दिया। और लाइन में क्या लिखा, नॉट फाउंड एज ओर्स एज दे आर वाटर सॉल्युबल। अब आधी जनता एकदम फैल गई इस बात पे, अरे ये क्या। तो कुछ लोग एग्जाम पेपर के बाद कहने लगे मेटलर्जी का सवाल है। नहीं चाचा, सॉल्ट एनालिसिस का सवाल दिया था उसने। एक बात अगर मैं बताऊं कि जो नाइट्रेट होते हैं ये नॉट फाउंड एज ओर्स, ये ओर की तरह नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि ओर के साथ कौन पाया जाता है, और किसके साथ पाया जाता है, मिट्टी के साथ। बारिश आएगी, घुलनशील है, मिट्टी के साथ घुल के क्या कर देगा, निकल लेगा। तो याद रखिएगा, नॉट फाउंड एज ओर्स, कभी रीजन आ जाए कि नाइट्रेट आर नॉट फाउंड एज ओर्स बिकॉज, रीजन दे दे एज दे आर वाटर सॉल्युबल, तो ये स्टेटमेंट 100% क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि जितने नाइट्रेट है संसार के, जितने नाइट्रेट है वो सब सॉल्युबल है, जितने हैं वो सब वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए वो और के साथ नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पे ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ऑल सॉल्युबल, ऑल सॉल्युबल, ऑल इनसॉल्युबल। अमोनियम ऑल सॉल्युबल, एसिटेट ऑल सॉल्युबल, नाइट्रेट ऑल सॉल्युबल। अगर आप ढंग से देखेंगे तो कौन कौन ऑल सॉल्युबल, ऑल इनसॉल्युबल दिख रहा है आपको, सॉरी सॉल्युबल सारा दिख रहा है। एक तो नाइट्रेट दिख रहा है, एक एसिटेट अभी तक दिखा, और कौन दिखा बताना जरा, अमोनियम दिखा। और ऑल इनसॉल्युबल के केस में कौन दिखा,
तो ऑल इनसॉल्युबल के केस में आपका कौन दिखा है? एक तो हाइड्रोक्साइड दिखा है, इसके बाद कौन दिखा है बताना जरा? कार्बोनेट दिखा है। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, सल्फेट के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं? सल्फेट। सल्फेट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो जरा गौर से देखिएगा, सल्फेट जो होते हैं, सल्फेट जो होते हैं ऑल सॉल्युबल, जितने होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बोलो जल्दी? सॉल्युबल। ये जितने होते हैं ये सब के सब कैसे होते हैं बोलो जल्दी? ऑल सॉल्युबल। ये जितने हैं वो सब सॉल्युबल है। अगर ऑल सॉल्युबल है मतलब कौन सी कैटेगरी चली गई इसके पास? स्टार वाली। समझ रहे हो? स्टार उसी के लिए मैं लगा रहा हूं जो ऑल सॉल्युबल जहां दिख रहा है। ठीक है, ये ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 केटायन। ग्रुप 1 केटायन कौन से होते हैं? Ag+2। कौन होता है बोलो जल्दी? Ag+2। फिर कौन सा होता है? Hg2+2। और कौन सा होता है? Pb+2। समझ रहे हो मेरी बात को? Ag+2, Hg2+2 और कौन सा होता है? Pb+2 होता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका अगर हम बात करें तो एक ग्रुप 1 का केटायन होता है और कौन होता है बोलो जल्दी? BSC। कौन होता है? BSC। यानी इनको छोड़ दिया जाए तो जितने सल्फेट हैं सब के सब कैसे होते हैं? सॉल्युबल। इनको बस छोड़ दो। इनफैक्ट एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं, BaSO4 सॉल्ट जो है ये वॉन्ट डिसॉल्व इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HCl एंड HNO3। एसिड लाइक BaSO4 जो सॉल्ट है ये एसिड में डिसॉल्व ही नहीं होता है। ये इतना मतलब कहा जाए BaSO4, BaSO4 समझ रहे हो ये किसको बोल रहा है? Ba+2, यानी BSC में से इसको निकाल रहा है Ba+2 को। ये कैसा होता है? ये ऑल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर हम बात करें, एस ब्लॉक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है। लाइन क्या लिखी हुई है? BaSO4 won't dissolve in acid like HCl and HNO3। ये इतना इंसॉल्युबल हो जाता है, इतना इंसॉल्युबल हो जाता है कि इतने तगड़े एसिड के अंदर भी नहीं घुलता है। जबकि ये तगड़ा एसिड है, इसके अंदर ना मतलब वो जो नोबल मेटल है ना, जिनको पीटी और पीडी कहा जाता है, पीटी प्लेटिनम को जो नोबल मेटल कहा जाता है, जो वो जो एयू गोल्ड है ना जो नोबल मेटल कहा जाता है, उनकी औकात नहीं है कि वो घुलने से इसके अंदर मना कर दें। क्लोरो ऑरिक एसिड बना के और क्लोरोप्लेटिनिक एसिड बना के एम्स के अंदर सवाल आ गया था कि नोबल मेटल जनरली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं बट दे डिसॉल्व इन एक्वारेजिया वाला सवाल पता है? डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं? बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? क्लोरो ऑरिक एसिड एंड क्लोरोप्लेटिनिक एसिड। मतलब इनके अंदर किसी कोई घुलने से मना नहीं करता है, ये भाई साहब मना कर देता है। BaSO4 won't dissolve in acid like HCl and HNO3। इस ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी का ये लाइन है। तो याद रखिएगा, जितने होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं, जितने होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट ग्रुप 1 के केटायन और BSC। BaSO4 won't dissolve in acid like HCl and HNO3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? कि BaSO4 वो एसिड है, BaSO4 वो सॉल्ट है जो कि एसिड में भी, मतलब एसिड कौन से एसिड? तो एसिड की अगर हम बात करते हैं तो HCl एंड HNO3 इनके अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो कैसे होते हैं? ऑल सॉल्युबल। अगर हम बात करें एक्सेप्ट ग्रुप 1 का केटायन और BSC। सवाल आया, सवाल देखिएगा, कंपेयर सॉल्युबिलिटी। अब बताइए कौन सॉल्युबल होगा ज्यादा? ये बताइए, ऑल सॉल्युबल और ऑल इनसॉल्युबल, ये मुझे बताओ। ऑल सॉल्युबल या ऑल इनसॉल्युबल? ऑल सॉल्युबल। लेकिन मैंने क्या बोला? ग्रुप 1 का केटायन एंड BSC। तो बी बोलो है या ना? ग्रुप 1 का केटायन है या नहीं है ये मुझे बताओ। ये कौन सा है? ग्रुप 1 केटायन है या नहीं है ये मुझे बताओ। और ये क्या है बोलो जल्दी? इस BSC का है। कौन है? BSC में कौन सा है? C है ये। और ये कौन सा है बोलो जल्दी? BSC। तो यानी कि ये कौन है? B है। तो क्या एक बात बताओ, ये सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं? ये कैसे होते हैं? मतलब दोनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? इन दोनों में किसकी ज्यादा हुई? बस यही खेला कर देगा, CuSO4 CaSO4 याद रखना। तो वो Ca है, Ca+2 है। समझ रहे हो मेरी बात को? बच के रहना यहाँ पे। CuSO4 Al2SO4 दिया, PbSO4 दिया, Al2SO4 का होल थ्राइस ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे आते हैं सल्फाइड सॉल्ट में ऑल इनसॉल्युबल। कैसे होते हैं? ऑल इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल वालों के लिए अपन क्या कर रहे थे? दिल बना रहे थे। ठीक है, दिल बना रहे, दिल बना लो उसके लिए भी। अब यहां पे देखो जरा गौर से, ये जनरली क्या होंगे बोलो जल्दी? ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट। अब यहां काम आता है लो फाई और हाई फाई का। अब लो फाई कौन से वाले को हमने बोला था? जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा था, कम था ना? हाँ, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा था उसको हमने क्या बोला था? हाई। सर लो फाई कौन होता है, हाई फाई कौन होता है? यहां पे अब ये बात जानने वाली इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सुनिएगा, लो फाई जो होता है बेटा वो चार होते हैं, Na+, K+, Rb+ और Cs+। समझ रहे हो मेरी बात को? वहीं अगर हम बात करें हाई फाई कौन होता है?
तो बाकी जितने बचे हैं वो सब हाई फाई हैं। जितने बचे हैं बस 4 ही लो फाई होते हैं, बाकी जितने हैं वो सब रेस्ट ऑल सबको हाई फाई का कंसीडर किया जाता है। केवल 4 ऐसे हैं जो कि कैसे होते हैं, लो फाई, रेस्ट ऑल आर हाई फाई। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर से सुनो, ऑल इनसॉल्यूबल, क्या बोलो बोलो, ऑल इनसॉल्यूबल, सारे इनसॉल्यूबल है एक्सेप्ट लो फाई। लो फाई कहने का मतलब क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम सल्फाइड को छोड़ दिया जाए तो, और अमोनियम, अमोनियम तो बताया ही यार, अमोनियम मोस्टली सॉल्युबल होता है ड्यू टू रीजन क्या है, एच बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें लो फाई और अमोनियम, लो फाई और अमोनियम, लो फाई बोले तो सोडियम प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, सी एस प्लस, ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं बोलो जल्दी, ये सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, बाकी सब कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल। अमोनियम वाले सॉल्युबल होते हैं, समझ रहे हो। मोस्ट इनसॉल्युबल, जैसे उधर बोला था ना आलू फेंका करो, वो कौन से ग्रुप के कैटायन है, ग्रुप नंबर 3 के। कौन से कैटायन है, ग्रुप नंबर 3 के कैटायन उन्हें कहा जाता है। ग्रुप नंबर 0 का किसको बोला जाता है, अमोनियम। एजी प्लस हो गया, Hg2+2 हो गया, Pb+2 हो गया। एक ग्रुप नंबर 3 का, ग्रुप नंबर फर्स्ट का कैटायन एल हो गया, Fe हो गया, Cr+3 हो गया। ये कौन से का हो गया, ग्रुप 3। और ये वाले ग्रुप 2 वाले हैं। मतलब बैठे बैठे आप 3-4 ग्रुप आप ऐसे ही याद कर गए। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसलिए ढंग से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां, होती हैं बिंदास, समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास, समझ रहे हो, ये लोग होते हैं होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास। ग्रुप नंबर 1 वाले का अगर हम बात करें तो Ag+, Hg2+2 और Pb+, समझ रहे हो। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 क्या हो गया बताना जरा, होंगी पंजाबी क्यूट कुड़ियां बिंदास, ये ग्रुप नंबर 2 हो गया। ग्रुप नंबर 3 आ जाओ, कौन हो जाएगा, आलू फेंका करो, ये कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 3 हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई, चलो ठीक है आगे आते हैं। यहाँ पे देखना जरा गौर से, नीट 2013 के अंदर एक सवाल आया था, 2013 में पहला सवाल दिया, पहला झलक उधर मारा, फिर 2017 में आया, 2018 में आया, उसके बाद शांत बैठ गया। उसने कहा रुको एक काम करते हैं, चेंज करने के वो मूड में था, क्योंकि 2018 में एम्स को हटाया गया था अगर तुमको याद हो, और 2018 के बाद सीधा नीट के साथ मर्ज हो गया था। उनकी पूरी प्लानिंग थी 2019-2020 के सेशन में ये कारनामा करने की, जो 2024 में उनको करना पड़ा, 2023 के सेशन में करना पड़ा। पता क्या चला, लग गया लॉकडाउन, बेचारे 2020 में कर नहीं पाए, पेपर को करना पड़ा इजी, सेक्शन बी डाले, जैसे तैसे उन्होंने अपना मैनेज किया सब कुछ। अब 2022 तक परसिस्ट करता रहा कोविड। 2022 में जब खत्म हुआ है, 2023 में हल्का डिसीजन उन्होंने अब वहां से इंप्लांट करना चालू किया। फिर से वही जो 2020 की उनकी प्लानिंग थी वो 2023 में आ गई, फेल हो गई तो 2023 में आई। 2023 में क्या किया, सबसे पहले भाई साहब ने सिलेबस को कम किया, सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर का आपको मैसेज भेजा। 2024 में आया, बोला अब कोविड खत्म हो गया है, सेक्शन बी के बहुत मजे मार लिए आप लोगों ने, हटाते हैं अब हम इनको पेपर तब तक। और ये बात बहुत क्लियर कट 2020 में आ गई थी, जब कोविड का पहला वो था, सर्कुलर में सीधा कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये चाहता है कि जितने रूरल एरियाज के बच्चे हैं, ये क्लियर कट लाइन थी कि जितने रूरल एरियाज के बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाए ओवर अर्बनाइजेशन, सो डैट कि वो भी आगे आ सकें, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज किया जाए। और अब एनटीए के सर्कुलर में ये बात बहुत आसानी से चल रही है कि पेपर के लेवल को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, एग्जाम की रिप्यूटेशन की मां की आंख हो चुकी है पूरी तरीके से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो इसलिए अब इस बार क्या होगा, इस बार आप तैयार रहिएगा, क्या होगा ये तो पेपर आने के बाद पता चलेगा। वेल आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए स्टैंडर्ड पेपर के लिए। और स्टैंडर्ड पेपर का मतलब पता है क्या है, स्टैंडर्ड पेपर एक्चुअल में पता है कौन सा था, 500 मान के चलिए 60-570 पे ये होता था कि अब इससे नीचे पे सिलेक्शन मतलब बहुत रेयर होता था ऑल इंडिया कट ऑफ के अंदर। 570, 560, 550 और इतना होना भी चाहिए कि मतलब इतना नंबर कम से कम। तो फिर पता है क्या होता था, क्राइटेरिया होता था, फिजिक्स में 33 सवाल ही सही होंगे, ठीक है, फिजिक्स में 32 सवाल ही सही करने हैं, केमिस्ट्री में कम से कम 39 और 38 सवाल टच करने होते हैं, और फिर टच करने होते हैं बायो के अंदर। बायो के अंदर 360 अब आज के दौर में आने लगा है, उस दौर में 360 में 360 नहीं आता था, 320 330 टपा दिए, बहुत बड़ी बात हो गई, कचूमर निकाल लेता था सबका। सीपीएमटी यूपीएमटी के टाइम की तो बातें छोड़ दो, 350 210 215 सवाल क्या क्या पूछता था। यू क्लाइयोना किसका एग्जाम्पल है, यू प्लेक्टेला तुमको दे दिया जाए तुम लोगों को, तो सीधे सीधे आज के कोविड वाले बच्चों को तो हार्ट अटैक आ जाए आउट ऑफ एनसीईआरटी। हाँ तो अभी इस बार पढ़ के जाना ठीक है। इधर आओ, नीट 2013 में सवाल क्या आया, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सवाल पूछा गया।
अब देखो एक बात बताओ मुझे, ऑल इनसॉल्युबल होते हैं तो सबको देख के तो मैं यही कहूंगा ऑल इनसॉल्युबल, लेकिन मैं जब Cu+2 को देखता हूं तो मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि इनसॉल्युबल में भी ये मोस्ट इनसॉल्युबल है। समझ रहा हो मेरी बात को? इनसॉल्युबल होने का मतलब क्या होता है? मोस्ट इनसॉल्युबल, मोस्ट इनसॉल्युबल। ये कैसा होता है मोस्ट इनसॉल्युबल? अच्छा मैंने क्या कहा, लो फाई वालों को छोड़ दो, तो क्या Na लो फाई वाला एलिमेंट है या नहीं है, ये मुझे बताओ। यानी कि ये कैसा होगा बोलो जल्दी, सॉल्युबल होगा। ये कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। और वो कैसा होगा, मोस्ट इनसॉल्युबल। और बाकियों के बारे में मुझे पता नहीं है, मैं कह दूंगा ये पहले नंबर पे आएगा, ये लास्ट नंबर पे आएगा, बचा कौन सा नंबर, दूसरा बच्चे, इसी को दे दो। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ऑर्डर क्या हो गया, Na2S, ZnS और CuS ऑर्डर हो गया। समझ रहे हो? तो याद रखना सल्फाइड जो होते हैं ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट लो-फाई एंड अमोनियम। और अगर हम बात करें मोस्टली इनसॉल्युबल कौन से होते हैं, तो ग्रुप नंबर 2 के कैटायंस, इनको कहा जाता है ग्रुप 2 के कैटायंस। ग्रुप 2 कैटायंस कहा जाता है इनको, ठीक है? क्या कहा जाता है, ग्रुप 2 कैटायंस। होंगी पंजाबी कुड़ियां, क्यूट कुड़ियां बिंदास, ठीक है? तो याद रखिएगा। यहां पे अगर हम बात करें क्लोराइड्स, क्लोराइड्स के बारे में देखिए, ऑल इनसॉल्युबल एक्सेप्ट कौन से वाले हैं बोलो जल्दी, ग्रुप 1 के कैटायंस। किनको छोड़ दिया जाए, ग्रुप 1 के कैटायंस, इनको क्या बोला जाता है, ग्रुप 1 कैटायन। तो ये क्या होते हैं, ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट कौन कौन से, आज यहां पे अगर हम बोल ले तो यहां पे ये देखो Ag+ और Hg2+2 और Pb+2। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को देखना, Ag+ हुआ, Hg2+2 हुआ और कौन हुआ, Pb2+, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने क्लोराइड्स हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बाकी जितने होते हैं सॉल्युबल होते हैं, इनको छोड़ के। एक जेई में अभी रिसेंटली पिछले साल एक सवाल आ गया था कि PbCl2 ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, पहले ये बताओ, सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? अबे ऑल सॉल्युबल एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, तो ये इनसॉल्युबल या सॉल्युबल? लेकिन याद रखना ये हॉट वाटर के अंदर कैसा होता है, सॉल्युबल होता है। कैसा होता है बोलो जल्दी, सॉल्युबल। एम्स में भी ये पॉइंट पूछा जा चुका है पहले, मैं आपको बता दूं। PbCl2 वाला ये जो पॉइंट है ना, ये एम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो बाद में नीट और एम्स मर्ज हुए थे, मर्ज होने के बाद ये हुआ था कि कुछ सेट ऑफ सवाल हम दे देते हैं, कुछ सेट ऑफ सवाल आप दे दीजिए, हम दोनों एक ही कॉमन एग्जाम करा लेते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि कुछ उनकी तरफ से भी अब आएगा इनपुट। तू कहेंगे गधा हम नहीं लेंगे अपने यहाँ, 67 को बच्चा PIR1 निकाल दे रहे हैं, हम मना करना पड़ जा रहा है कि भाई हम तुमको नहीं दे सकते। किस बेसिस पे हम मना करें? इसी सब के कारण, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। अब एक आपको पता है, आप PIR1 लाने पे भी आप एम्स दिल्ली के अंदर एडमिशन नहीं जा पाए। समझ रहे हो? हाँ, पीजी में भी ये प्रॉब्लम हुई है। यूजी में आप उठा के देखो, अब 710 नंबर जिस बच्चे का है, क्या उसके अंदर काबिलियत नहीं है एम्स में पढ़ने की? लेकिन काहे रोक रहे हो आप? फिर आपका एग्जाम है, आपकी वजह से स्कैम हो रहा है, आप नहीं उसको टैकल कर पा रहे हो, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। एम्स ने क्लियर बात ये कह दी। जो FMC है कह रहा है हमारी कुछ रेप्यूटेशन है, हमारी कुछ मतलब वो है, 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं हम, 5 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, आपके जैसे नहीं लल्लू पल्लू को कॉलेज दे देते हैं आप। हमारी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, प्लीज गिराइए मत। ये सब फटकार लगाया एम्स वालों ने। AFMC बोला पहले तो मर्ज करवा लिए, वन नेशन वन एग्जाम कह कि मर्ज हो जाओ, मर्ज हो जाओ, मर्ज हो जाओ, मर्ज हो गए। एक तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म कर दिया, ऊपर से अपना पेपर का लेवल खत्म कर रहे हो यार तुम। स्कैम पे स्कैम मारे जा रहे हो, पैसा पैसा कमाए जा रहे हो। पता क्या चला कि अब इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई है कि स्टैंडर्डाइजेशन लेके आई है। सॉल्ट एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं था, वो सॉल्ट एनालिसिस को घुमा के उधर के एंटिटी से आना पड़ा, डालना पड़ा। समझिए साइकोलॉजी को। इसलिए कोई टफ एग्जाम, टफ पेपर नहीं बनने वाला है, रेलिवेंट बनने वाला है, हर एक पॉइंट को फोकस करने वाला, और मजा तभी आएगा। ऐसे तो गधो गधा सेलेक्ट होकर निकल जा रहा है, और जो नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या चीज लास्ट में? वन शॉट। हाँ, तो अब वन शॉट लेना, तो वो भी तुम्हारा वन शॉट लेगा वहां। समझ रहे हो मेरी बात को? इधर आओ। PbCl2 सॉल्युबल इन हॉट वाटर, इधर देखो, सॉल्युबल इन किसमें, हॉट वाटर। हालांकि ये इनसॉल्युबल है, लेकिन आप जब हॉट वाटर देते हो, गर्म पानी देते हो, तो उसमें सॉल्युबल होता है। रिसेंट ईयर के जेई में ही पूछा गया, और पहले एम्स के अंदर पूछा गया था। अब अगर हम बात करें AgCl जो होता है, ये बात पता है कहां लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है। NH3 जो होता है इसके साथ जुड़ के आप देखोगे ना, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो Ag इसके साथ जुड़ के क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो AgNH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, तीसरा नंबर का एग्जांपल आप देख लेना जाके वहां पे।
एक्चुअल में वो AgCl और NH3 के रिएक्शन से ही बनता है। इसीलिए गलती से कभी पूछ ले कि AgCl क्या NH3 में सॉल्युबल है, तो यस इट इज सॉल्युबल। Ag वैसे तो वाटर इनसॉल्युबल है, लेकिन अमोनिया के अंदर ये सॉल्युबल होता है, और नहीं होता तो कोऑर्डिनेशन का वो कंपाउंड नहीं बन पाता। जाके देखना IUPAC नेमिंग में तीसरे नंबर का सवाल यही दिया गया, और नीट 2024 के अंदर उसी का IUPAC नेम पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देख नहीं पाते हैं, तो हमको देखना बड़ा जरूरी है। तो AgCl NH3 के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें AgCl इज सॉल्युबल इन NH3। आगे अगर हम बात करते हैं, क्या कर रहे हो भाई, आता जाता तुमको एक अक्षर नहीं है। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाँ भूल गए, हाँ F इज इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, नहीं 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 घुस के बोल दो। F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू तुम्हारे पीछे वाले से, तुम्हारे बगल वाले से, हाँ तुम्ही से जो नजरें चुरा रहे थे। F इज इक्वल टू, ऐसे लोग जाएंगे मेडिकल कॉलेज, तुमको प्राइवेटों नहीं एडमिशन देगा भाई। F इज इक्वल टू M में नहीं पता है भाई, 9वीं क्लास के बच्चे को पता होता है। फिजिक्स में जिसको कुछ नहीं आता उसको ही पता होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम बैठे कहाँ हो, तुम बैग उठाओ जाओ ना भाई, बाहर बाहर जाओ, उठो उठो उठो, सुनो सुनो सुनो, बैग उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, बैग उठाओ। हाँ अच्छा, केमिस्ट्री में तुम फोर्स ढूंढ रहे थे, खड़े हो जाओ, एक और सवाल पूछ लेते हैं, वही बता दो हम छोड़ देंगे तुमको। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? आपकी कोई बोला तो याद रख लेना, मैं घुसेड़ दूंगा, 2 घंटा पकड़ के यहीं रगड़ूंगा अभी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो 3 गो। हाँ क्या चीज, आओ बोलो। हाँ चलो और बताओ। अच्छा चलो उधर आओ, इधर आओ, आओ यहाँ आओ, अब बोलो। हाँ हाँ डर लग रहा है तो अब बोलो, अकेले में हो ना अब तो।